अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अनीस हुसैन से एमी इंग्लिश सेंटर से। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 4 कराऊंगा, ज़्यादा नहीं करा रहा, इसमें बहुत सारे दिए मैं, लेकिन मैं 4 कराऊंगा। 4 में से अगर एक भी आपका बोर्ड में लग गया ना, यकीन मानो 5 नंबर पूरे हो जाएंगे और कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट थोड़ा सा सोल्यूशन देना होगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइटली नहीं लेना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, जस्ट कोई 30 मिनट 25 मिनट में आपका एक पूरा चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो ज़रा इसको ध्यान देना, ठीक है। चलो सबसे पहले काम करो, हार्ड ड्राइव क्या होती है इसको देख लो। ये देखो, ये हार्ड ड्राइव है, सही है। जो बच्चे 90s के हैं वो इससे तो बहुत ज़्यादा यूज टू होंगे। अब तो SSD आ गई हैं, वो छोटी छोटी होती है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव होती है। इस हार्ड ड्राइव में क्या होती थी, ये डिस्क हुआ करती थी, ठीक है। ये डिस्क हुआ करती थी जो कि आपको प्लेटर नज़र आ रही है, इसे प्लेटर भी कहते हैं, ठीक है। डिस्क भी है लेकिन इसे प्लेटर भी कहा जाएगा आगे। अच्छा, उसके बाद ये एक आपके पास हेड होता था, एक ये आर्म होती थी और उस आर्म पर हेड होता था। ये डिस्क घूमती थी और इसके अंदर डेटा स्टोर होता था, लेकिन ये पुराने ज़माने के लिए। अब तो हार्ड मतलब आपके पास SSDs आ गई हैं, तो आपने इसे दिमाग में रखना है, इसी पे न्यूमेरिकल है। चलो अब आ जाओ समझते हैं। अब प्लेटर ऑफ द हार्ड ड्राइव, आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, उसमें प्लेटर्स हैं यानी डिस्क लगी हुई हैं। ऑफ अ कंप्यूटर रोटेट्स, अच्छा अब मैंने बताया ना, ये जो डिस्क होती थी ये घूमती थी और इसके ऊपर फिर डेटा सेव होता था और फिर इसी से डेटा उठाया भी जाता था। तो ये कितनी स्पीड से घूमती थी, तो कोई स्पीड कितनी ज़्यादा है, अनीस हुसैन से कर रहे हैं। अच्छा, गिवन डेटा ऑब्वियस है, बस आपने ना बात को समझना है मेरी, मैं पूरी डिटेल में जाके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये कितनी स्पीड में घूमती थी, ये घूमती थी, इनकी जो रेवोल्यूशन होती थी, रेवोल्यूशन यानी कितना घूम रही हैं ये, ठीक है। RPM दिए हुए हैं। अब RPM का मतलब क्या है, 7300। देखो, RP का मतलब रेवोल्यूशन, R का मतलब रेवोल्यूशन, P का मतलब पर, M का मतलब मिनट। अगर लिखा होता ना RPS तो इसका होता है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना घूम रही हैं। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, RPM। 1 मिनट में ये जो हार्ड डिस्क होती है 7300 बार घूम जाती है, क्योंकि ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है ना, इसलिए ये, लेकिन ये भी स्पीड कम है, इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हल्के चलता था। लेकिन ये कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अभी सन 2010-12 की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब आपको बताना व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटर। ये जो प्लेटर घूम रहे हैं इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, बेशक ओमेगा मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। इफ द रीडिंग हेड, अभी मैंने आपको रीडिंग हेड दिखाया था ना एक, जो कि डिस्क के ऊपर लगा हुआ था, उसी को रीडिंग हेड कहते हैं। ऑफ अ ड्राइव इज लोकेटेड, जो रीडिंग हेड है ना उसकी लोकेशन मैं ज़रा बताता हूँ। ये देखो, ये रीडिंग हेड नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, हाँ ये रीडिंग हेड नज़र आ रहा है, इसका आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इसकी लोकेशन बताई हुई है कि क्या डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। तो इसको हम R मान के चलते हैं, इसको हम R लेके चलते हैं, 3.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर हमें इसे मिली में करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी मीटर में करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.031 मीटर। एक बार करके भी देख लेते हैं, 3.1 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक आ रहा है। चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी मांग ली, एक लीनियर वेलोसिटी मांग ली, ठीक है। ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेटर जस्ट बिलो इट, ठीक है। एक पॉइंट लगा हुआ है प्लेटर पे, उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। देखो समझो एक डिस्क है, डिस्क पे पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी भी होगी, तो वो बतानी है आपने। इफ द सिंगल बिट्स दिए मैं आपको, आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है क्या, इसमें पड़ेगी तो देख लेंगे। तो साइज ऑफ बिट्स दिया हुआ है आपको, साइज ऑफ बिट दिया हुआ है आपको 0.50 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, उसके आगे देखो क्या कह रहा है, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाउ मैनी बिट्स पर सेकेंड, ये आपसे टाइम भी मांग रहा है। साइज ऑफ बिट्स पर सेकेंड, अब मैं ये निकालना सिखा दूंगा, साइज ऑफ बिट्स पर टाइम बोलना है तो हम देख लेंगे वो सेकंड में आ रहा है या मिनट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या चाहिए थी, एंगुलर वेलोसिटी। चलो एंगुलर वेलोसिटी के लिए काम करते हैं। डेटा समझ में आ गया, सारी बातें समझ में आ गई, अब जस्ट
पहले एंगुलर वेलोसिटी फिर लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। अब रेवोल्यूशन पर मिनट की हेल्प से हम जाकर जो है वो अपना वो निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए जो बेस्ट फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है, क्योंकि देखो ये वाला तो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपको थीटा दिया हुआ है ना आपको टाइम दिया हुआ है, तो ये तो यूज़ नहीं कर सकते हम। जो जो फॉर्मूले दिमाग में है ना वो लिख लिया करो ताकि बेस्ट फॉर्मूला निकल आए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ वही फॉर्मूले लिखो जो कि लगने, आप एस्टिमेटेड फॉर्मूले भी लिख सकते हो कि हाँ ये लग सकता है या नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है 2πf। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस फॉर्मूले का क्या कि एक आपके पास कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट है और बस f रहता है, f यहाँ से निकल आएगा। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी याद पड़ रही है कि कितनी रेवोल्यूशन आई आपके पास टाइम में, है ना। अब देखो यहां पर रेवोल्यूशन कितनी मिली है आपको, रेवोल्यूशन आपको कितनी मिली है 7300, और टाइम कितना मिला है मिनट, यानी अगर मिनट को सेकंड में करूं तो 60, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इसी तरह से देखो चीज़ें आपके सामने होती हैं, बस ज़रा सा अगर हम गौर करें तो हमें हमारी डिज़ायरेबल चीज़ें मिल जाती हैं। इतनी आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी एक सेकंड में इतना जो है वो आपके पास रेवोल्यूशंस हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो आगे चलते हैं। अब हम अपने निकाल लेंगे इजीली ओमेगा, फॉर ओमेगा तो 2πf, तो 2 आ गया, पाई को ऐसे ही रख लिया करो, ठीक है, कैलकुलेटर में 121.66, तो ये ओमेगा आ गया, सही है। चलो कैलकुलेट, मैं देखो लाइव कैलकुलेट इसलिए करता हूँ, थोड़ा सा टाइम चला जाता है इसमें ताकि ना कोई एरर ना चला जाए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बुक में थोड़ा बहुत एरर होता है, अगर मैं बुक से देख के छापने लग गया तो इससे ये होगा कि फिर एरर चला जाएगा। तो इसका क्या होगा, रेवोल्यूशन, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड ना, तो इसका होगा रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो बिल्कुल सही आया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ रेडियन लिखा जाएगा, रेवोल्यूशन नहीं, रेडियन, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, बिल्कुल ठीक आ गया, बात समझ आ गई। अब लीनियर वेलोसिटी निकालना कौन सा मुश्किल काम है बच्चों, तो फॉर लीनियर और उसका हमें रिलेशन पता है एंगुलर का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी हैव आर वी एफ ओमेगा, सो यू कैन जस्ट फाइंड। तो 0.031 और 764.41 ये आर आ गया, तो 0.031 मल्टीप्लाई 764.41, तो ये आ गया 23.96 मीटर पर सेकंड। अब हो सकता है कि शायद उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकंड भी दिया हुआ, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ था, हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको राउंड ऑफ करूंगा तो क्या हो जाएगा 7। आप चाहो तो पेपर में इस तरह राउंड ऑफ कर लेना, या ना भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, टीचर नंबर नहीं काटेगा। अगर ये सही आ गया ना तो भी आपको टीचर पूरे नंबर दे देता है, वो इतना आपको यहाँ तक नहीं लेके जाते। देखो जिस बच्चे ने ये सही निकाल लिया इसका मतलब पता है क्या समझ रहे हो, उसने सब कुछ सही किया होगा जब ये सही आया, वरना ये थोड़ी सी भी गलती करूंगा ये चीज़ सही नहीं आनी आगे वाली, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या मांगा था, हमसे मांगा था साइज ऑफ बिट पर टाइम। अच्छा, तो साइज ऑफ बिट पर टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका आर आया है ना इसको डिवाइड करना होगा आपने बिट से, यानी साइज ऑफ बिट, बल्कि इसको मैं ना एस पी लिख रहा हूँ, बल्कि एस टी लिख रहा हूँ, साइज ऑफ बिट पर टाइम, तो मतलब कितना साइज आ रहा है बिट का टाइम में। तो पहले तो आपको ये रखना होगा, जो आपकी वेलोसिटी है ये v है वेलोसिटी 23, और डिवाइड करना होगा इसको आपने इससे, तो 0.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। चलो कर डालो इसको सॉल्यूशन, तो 20, अच्छा देखो ये मैंने -6 इसलिए लगाया ताकि मीटर में आ जाए, 23.7 डिवाइडेड बाय 0.55 एक्सपोनेंट -6, the answer is ये लिख लो, साइज ऑफ बिट्स पर टाइम, जो कि आपके पास आ रहा है 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेकेंड।
क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा। हाँ सही आ रहा है, ठीक है। बिट पर सेकंड, सेकंड इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर ना सेकंड है, इसलिए सेकंड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बिट पर सेकंड आ रहा है। ये आपका आंसर है। तो कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल तो था नहीं है, बस जस्ट एक आपने ग्रिप लेनी थी। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल नंबर 2 मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये जो कराया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ही था, ठीक है, ये आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 कराने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट न्यूमेरिकल है, मगर ये मैथ के अंदर आता था, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैथ में बहुत पूछा जाता था। तो अब ये सेकेंड ईयर में भी आ गया है। अब मोटरसाइकिल व्हील, भाई इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मोटरसाइकिल में व्हील लगा होता है ना, देखा है ना, ठीक है। वो मोटरसाइकिल में जो व्हील लगा है वो कितना टन ले रहा है? टन्स का मतलब क्या है? टाइम्स। टाइम्स का मतलब ये वाला टाइम नहीं है, ये टाइम्स का मतलब है इतनी बार घूमा। तो रेवोल्यूशन बता रहे हैं ये आपको, रेवोल्यूशन यानी एक जो बाइक का टायर है वो घूमता है 3620 टाइम्स वाइल बीइंग राइडन फॉर। अच्छा, और जो राइडर है वो कितनी देर उस पर राइड करता है? 6.50 मिनट के लिए। अब देखो बाइक पे जब आप बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मिनट तो उस पर बैठे रहते हैं ना। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड आपसे मांग रहा है। सोल्यूशन, अच्छा देखो ये तो आपका थीटा हो गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थीटा। मैं यहां पर जरा आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ये आपका समझ लो यहां से थीटा शुरू हो रहा है, यूं आ गए तो ये थीटा होता है ना बेसिकली आपका। अब ये यूं मैं घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं घुमाता रहूं तो ये थीटा ही बन रहा है। तो ये थीटा आ गया, रेवोल्यूशन जो है वो थीटा है। देखो रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात नहीं करी ना मिनट की बात करी, ये बस जस्ट रेवोल्यूशन की बात करी। तो ये थीटा यहीं पे तो रेवोल्यूशन बता रहा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेवोल्यूशन जो है ये थीटा है, सही है। टाइम को सेकंड में कर लो या मिनट में निकालना चाहो मिनट में निकाल लो। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। यहाँ पर ना आंसर आरपीएम में दिया है। आरपीएम का मतलब है मिनट को कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट 3620। टोटल इतनी रेवोल्यूशन हुई हैं टायर में, पर मिनट में कितनी हुई है ये बता दो, तो टाइम से डिवाइड करा दो। इसको कर लो डिवाइड, 3620 डिवाइडेड बाय तो ये आ रहा है 556.92 रेट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो आपका टायर है ना वो 1 मिनट में इतनी टाइम घूमा है, 556 या 557 टाइम घूमा है, ठीक है, 557 टाइम घूमा है, क्योंकि बराबर में 9 है। तो टोटल इतनी बार घूमा था, इतना मिनट लगे थे, तो अगर दोनों को डिवाइड कराया तो इतना ये घूमा है हमारे पास। चलो अच्छा, अब शुरू होता है एमी इंग्लिश सेंटर। अ कार एक्सिलरेट। अच्छा अच्छा, इसका रिलेशन आपको पता है कि वेलोसिटी में ये है तो एक्सेलरेशन में क्या होगा? याद रख लो, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। पढ़ चुके हो गए ये आप, याद रख लो क्योंकि अभी ये यूज करूंगा मैं। चलो अब आगे चलते हैं। कहने वाले कहते हैं अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। एक गाड़ी है यूनिफॉर्मली आगे बढ़ती है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? एक्सेलरेट करती है, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से यानी रेस्ट था, एक खास स्पीड में उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़े जा रही है, ठीक है। जैसे पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, इस तरह करके वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। एंड रीच अ स्पीड, और स्पीड आपके फिर पहुंच जाती है। देखो ये एमी इंग्लिश सेंटर शुरू हो गया आपके पास, ठीक है। तो स्पीड कितनी दे दी आपको? सिंपल है, गिवन डेटा। ज़रूर लिखा करो, देखो मैं भी हर बार लिखता हूँ, टाइम सेव करने के चक्कर में ऐसे स्किप नहीं करता। तो स्पीड जो दे दी वी ही लिखेंगे हम, ठीक है, 22 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दे दिया 9 सेकेंड।
इफ़ द डायमीटर ऑफ अ टायर, टायर का डायमीटर दिया हुआ, देखो गाड़ी में जो टायर होता है उसका डायमीटर भी तो होता है ना, इस तरह का टायर है तो ये इसका डायमीटर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर दे दिया आपको 58 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है इसको हमने मीटर में लेके ही जाना होगा, तो 0.58 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो रही है टायर में ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन में ये पता करनी है, आर वी रेवोल्यूशन पता करनी है। अज्यूमिंग नो स्लिपिंग एंड, कोई स्लिप नहीं हुआ। द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इज, अच्छा देखो जब भी रेवोल्यूशन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट की बात करें तो इसका मतलब है ये आपसे एंगुलर वेलोसिटी मांग रहे हैं, ठीक है। याद रखने तो यहाँ भी हमने यही किया ना, रेवोल्यूशन को जब हमने टाइम से डिवाइड किया तो क्या आया था, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्लियर है बात, ये समझ में आ रही है कि जब भी ये कह रहे हैं रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकेंड तो वो हमसे एंगुलर वेलोसिटी डिमांड कर रहे हैं। चलो अब इसको करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब ज़रा मुझे बताओ ये लगता हुआ क्या नज़र आ रहा है, कैसे ये होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ दिमाग बन रहा है। ज़रा सोचो हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं क्या मांगा, रेवोल्यूशन मांगी है ना। अब रेवोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा यार, कोई फॉर्मूला याद पड़ रहा है दिमाग में कि जो रेवोल्यूशन के लिए पढ़ा हो जिससे ये निकल जाए? नहीं, ऐसा सच कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको करना कैसे है। अच्छा सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने निकालना होगा, ये तो डायमीटर दिया हुआ है, सबसे पहले आपको निकालना होगा डिस्टेंस, एस निकालना होगा, ठीक है। तो उस डिस्टेंस की मदद से फिर जाकर हम आगे रेवोल्यूशन निकाल पाएंगे, वरना इतनी आसानी से रेवोल्यूशन जो है वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो चलो रेवोल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ जो है वो इधर करनी है, क्योंकि रेवोल्यूशन का फॉर्मूला मैं आगे लिख दूंगा। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा फॉर एस, क्योंकि यहाँ जो रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आ रहा है ना, रेवोल्यूशन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है कि रेवोल्यूशन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं पहले आपको क्या आ रहा है। रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आ रहा है कि आपने डिस्टेंस को डिवाइड कराना है, डिस्टेंस को डिवाइड कराना है सरकमफेरेंस ऑफ टायर से, सरकमफेरेंस ऑफ टायर, ये फॉर्मूला आ रहा है। रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, जो डिस्टेंस आपने कवर किया है। अब देखो ज़रा ये हो कैसे रहा है, ज़रा समझो। देखो ये आपका डिस्टेंस है जो कि आप कवर कर रहे हो, ठीक है, कवर कर रहे हो। इसके ऊपर ये आपका समझो ये टायर है, टायर है। अब अगर मैं इस टायर को बीच में से काट कर इसके ऊपर फ्लैट कर दूं, मैंने इस तरह फ्लैट कर दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर कर हम जो है वो रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया और टायर का सरकमफेरेंस कितना है। अगर टोटल डिस्टेंस को टायर के सरकमफेरेंस से डिवाइड कराऊंगा तो रेवोल्यूशन कितनी है वो निकल आएगी। कैसे, देखो जब टायर घूमता है, समझो ये टायर यहाँ है और ये घूमा, तो घूम कर ये दोबारा इधर आ जाएगा, है ना, घूम कर दोबारा इतना आ जाएगा। तो जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना इसने डिस्टेंस कवर करा होगा ज़मीन पर। फॉर एग्जांपल इसका सरकमफेरेंस है 8 मीटर का, समझ लो, तो इसने 8 मीटर ही कवर करना है ना घूमने के बाद। तो इसलिए अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस मेरे पास मौजूद है, उस टोटल डिस्टेंस को मैं डिवाइड करा देता हूँ सरकमफेरेंस से, तो इसका मतलब क्या है कि कितना जो रेवोल्यूशन हुई होगी वो निकल कर आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो इसीलिए रेवोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डिवाइड करा रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ टायर से। तो ना मेरे पास डिस्टेंस है ना मेरे पास सरकमफेरेंस ऑफ टायर है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है वो इस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से निकल आएगा, ठीक है। अच्छा कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसकी मदद से जो है मैं इसे आगे कर सकता हूँ। तो बेशक यहाँ पर जो मैं लगाऊंगा एस के लिए, फॉर एस, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब मज़े की बात ये है हमारे पास कुछ चीज़ें तो मौजूद हैं, कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं हमारे पास। चलो एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। यहाँ पर ना यही है कि एक करो तो दूसरे की तरफ चीज़ें जाती हैं, निकालनी पड़ती हैं। अच्छा अब पहले एक्सेलरेशन निकालो। तो फॉर ए
ऐसे करते रहा करो ताकि पता लगे कि किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ आपको दे दी जो कि फाइनल वेलोसिटी थी। उन्होंने एक बात भी कही थी आपको कि गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई है। देखो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ था ऊपर, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो यानी वी आई ज़ीरो होगी ए, और टी आपको गिवन कर दिया था 9, तो 22 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 9, 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। इधर पुट करके एस निकाल लो फॉर एस। तो वी आई ज़ीरो हो गई तो यहाँ भी ज़ीरो होगी, प्लस हाफ 2.44 और 9 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया इसमें, जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वी आई ज़ीरो है याद रखना, क्योंकि रेस्ट से शुरू हुई थी गाड़ी, तो एस कैलकुलेट हो जाएगा। चलो कर लेते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.44 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर, तो 99 आ रहा है। वैसे तो आ रहा है 98.89, लेकिन मैं इसे 99 लिख रहा हूँ ताकि राउंड ऑफ हो जाए। अभी तक आपके पास जस्ट ऐसा आया है। अब सरकमफेरेंस के लिए काम करते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ टायर क्या होगा? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ टायर, देखो टायर क्या होता है सामने से देखो तो सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सरकमफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो पाई डी इस्तेमाल हुआ है। रिलेशन बना के लिखा है डायरेक्टली, ठीक है। तो पाई डी लगा देते हैं। वैसे तो आई थिंक पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो पाई डी लिख लेते हैं, यहाँ पे पाई डी ही लिखा हुआ है। तो इसको पुट कर देते हैं पाई, और डी कितना आया 0.58। तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा आपके पास 1.88, 1.822 मीटर। देखो सरकमफेरेंस ऑफ टायर आ गया है, एस आ गया, दोनों को डिवाइड करा दो, ठीक है। चलो दोनों को डिवाइड करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा कर लेते हैं डिवाइड, 1.822, तो रेवोल्यूशन, तो एस को मैंने डिवाइड कराना था ना, देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, एस को डिवाइड कराना था मैंने, यानी 99 को डिवाइड कराना था मैंने 1.822 से, तो ये रेवोल्यूशन निकल आई आपके पास, जो कि आपके पास आ रही है 54.335 रेवोल्यूशन, REV रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब रेवोल्यूशन आ गई है। अगर रेवोल्यूशन को मैं टाइम से डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी फॉर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा इन्होंने शायद हमसे एक्सेलरेशन भी मांगी थी। अच्छा देखो यार, यहाँ ना ओमेगा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओमेगा एफ ओमेगा आई होगा, क्योंकि देखो ना वी एफ और वी आई भी है, तो आपको चाहिए ओमेगा एफ, ठीक है, ओमेगा एफ चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ जस्ट ओमेगा तो लिखा है, लेकिन यहाँ आपको ओमेगा एफ चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो ओमेगा वी एफ और वी आई है, तो ओमेगा एफ और ओमेगा आई भी होगा। देखो ये रिलेशन है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर ये I है तो ये भी I, ये F तो ये भी F। तो फार्मूला क्या बनकर आएगा? इसी इक्वेशन को जो है आपने उसके लिए लिखना है, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो ओमेगा I प्लस ए टी, जैसे वहाँ पर देखो रिलेशन क्या है डायरेक्ट, तो अगर v ज़ीरो है तो ओमेगा भी ज़ीरो होगा, तो ओमेगा आई ज़ीरो हो गया, क्यों? क्योंकि वी आई ज़ीरो था, सही है। मगर अब मसला ये आ रहा है, आपको निकालना है, ये अल्फ़ा नहीं है, ये ए नहीं है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा ओमेगा एफ निकालने के लिए। तो फॉर अल्फ़ा, तो रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा।
ए आपको पता है, आर भी निकाल सकते हो, डी सॉरी अल्फा। तो अल्फा ए क्या दिया हुआ है 2.44, आर किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, तो यहाँ आ गया डी अपॉन टू। तो ये न्यूमेरिकल थोड़े से ना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अच्छा अब अल्फा निकाल लेते हैं, तो 2 ऊपर आ गया और 2.44 हो गया और नीचे आ गया आपके पास डी। अब डी क्या दिया हुआ था, डी अभी थोड़ी देर पहले पुट किया था ना 0.58, तो 2.44 0.58 अल्फा, 2 मल्टीप्लाई 2.44 डिवाइडेड बाय 0.58, तो 8.413 रेड पर सेकेंड का स्क्वायर। नाउ वी कैलकुलेट ओमेगा एफ इज इक्वल टू 0 फॉर ओमेगा एफ। देखो इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, ओमेगा एफ, ओमेगा ई 0 है, मैंने यहाँ बता दिया था, प्लस टी 8.413 और फिर प्लस टी आएगा, तो टी 9 दिया हुआ था, तो ये ओमेगा एफ आ गया आपके पास। तो 8.142 नहीं 3 है, बल्कि 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 8.81 के करीब आएगा आंसर, लेकिन एग्जैक्ट 81 नहीं आएगा, 75 आएगा, 75 रेड पर सेकेंड। सही है, समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ। देखो यहाँ सिर्फ ओमेगा नहीं लग सकता था क्योंकि ओमेगा वी एफ और वी आई दिया हुआ था, तो इसलिए ये ऐसे कैलकुलेट होगा। अच्छा अब जो है वो इसके बाद वाला करते हैं और इसके बाद वाले को देखते हैं कि वो कैसे होगा। वो भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज़ द आइडियल बैंकिंग। देखो आइडियल बैंकिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आइडियल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वो वाला बैंकिंग नहीं है जो बैंक के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। चलो मैं आइडियल बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको ये कराता हूँ सवाल। देखो यार इधर करते हैं, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसको करते हैं। देखो आइडियल बैंकिंग समझो ज़रा होती क्या है। आपने रेस ट्रैक देखें कभी ज़िंदगी में, वो फ्लैट नहीं होते, वो इस तरह से फ्लैट नहीं होते, वो यूँ उठे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जब यूँ गाड़ी आएगी ना स्पीड में, तो वो फ्लैट होंगे ना तो गाड़ी फिसल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, दीवार से जाके टकरा जाएगी। तो उसे क्या करते हैं, यूँ फ्लैट कर देते हैं, थोड़ा एंगल पे रख देते हैं, फिर जब गाड़ी आती है ना तो सीधी घूम जाती है। रेस ट्रैक इस तरह से होता है ना। अगर आप ट्रैक को सही से देखो तो ट्रैक यूँ नहीं होता, ट्रैक यूँ उठा हुआ होता है, एंगल बना हुआ होता है। क्यों? ताकि जब गाड़ी तेज़ी में आए तो वो सामने दीवार से लगने के बजाय ईजिली टर्न कर जाए। तो इसी के लिए हम उसे आइडियल बैंकिंग कहते हैं, यानी ऐसी जो है वो कर्व या एंगल पर हो जिससे हमें गाड़ी को टर्न करने में आसानी हो जाए। व्हाट इज़ द आइडियल बैंकिंग एंगल। देखो एंगल का वर्ड भी आ गया है, तो सबसे पहले गिवन डेटा, फिर टू फाइंड फॉर अ जेंटल टर्न। जेंटल टर्न यानी आसानी से, जेंटल का मतलब होता है आसानी, अच्छा, अच्छी तरीके से। तो रेडियस कितना दिया हुआ ट्रैक का, देखो ट्रैक है तो उसका कोई रेडियस तो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कोई रेडियस तो होगा ना। तो 1.20 किलोमीटर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। रेडियस ऑन अ हाईवे विथ अ, अच्छा वेलोसिटी दे दी आपको 105 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी, देखो याद करो 9 में सीखी थी ये कन्वर्जन हमने, यहाँ भी यूज़ हो रही है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कभी पढ़ रहे हो ज़िंदगी में और आगे यूज़ ना हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़रा खोल के लिख दूँ आर को, तो ये ऐसा हो जाएगा 1200 मीटर, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास आ गया। अब हमने याद करो फॉर्मूला पढ़ा था,
इस एंगल को निकालने के लिए, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको थीटा चाहिए तो इसको इन्वर्स कर लो। v क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड, 19.16 का स्क्वायर, r और g, r क्या दिया हुआ है 120.00 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब इस सबको कैलकुलेट कर दो एक साथ, इतना तो कर लो कैलकुलेट। तो tan इनवर्स 39.16 का स्क्वायर, एक मिनट चलो 39 और डिग्री में रख लेना, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8। द आंसर इज 4.1। मैं एक मिनट ज़रा वेरीफाई कर लूँ कि 4.1 ही आना चाहिए। हाँ सही है। तो 4.1 डिग्री पे आपने क्या करना होगा, कर्व रखना होगा। क्या करना होगा, 4.1 डिग्री पे कर्व करना होगा अपने रैंप को, ताकि जो गाड़ी है इजीली गुजर जाए। अगर आप ज़िंदगी में गाड़ी चलाओगे, इंशाल्लाह चलाओगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आने वाले वक्तों में जब गाड़ी चलाओगे ना, तो आपको ये बात पता चलेगी कि जब रोड बिल्कुल फ्लैट होता है ना और आप स्पीड से जा रहे हो और आप घुमाने की कोशिश करो गाड़ी को टर्न, तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। लेकिन अगर वही रोड थोड़ा सा यूँ उठा हुआ हो और फिर आप गाड़ी को टर्न करो तो बड़ा स्मूथ टर्न होगा। तो वो एंगल ये होगा, इतना एंगल पे उठा हुआ होना चाहिए रोड, और ये अच्छा खासा एंगल होता है रोड के हिसाब से। आपको महसूस होता है कि यार एंगल बना हुआ है। यहीं तक रखते हैं। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है ना, ये बहुत ज़्यादा तो आपके लिए समझ लो थोड़ा सा मुश्किल करेगा, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 छोड़ देना। न्यूमेरिकल नंबर 4 मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस एक फार्मूला लगना है और उससे वो होना है। मैं फार्मूला बताता हूँ, चलो फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला जो है ना आपने लगाना है और उस फार्मूले की मदद से करना है। रुको मैं फार्मूला बता दूँ ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए। मैंने जो न्यूमेरिकल दिए ना ज़्यादातर उससे दिए, क्या कहते हैं, फार्मूला लगेगा v इज इक्वल टू होल रेडिकल gm अपॉन आर। करा दूँ, चलो यार करा देता हूँ। अब आप बोलोगे सर जब इतना आसान है तो खुद ही कराते हैं, चलो करा देता हूँ। वैसे तो मैंने कहा था मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। तीसरा छोड़ देना, तीसरा वाला ना थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे तो उसमें भी एक फार्मूला ही लगना है, लेकिन मुझे तीसरा वाले के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, इसलिए कहना छोड़ दो। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ जो आसान है ना वही कराऊँ। गिवन डेटा टू फाइंड एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो हमारे स्पेस के अंदर अमेरिका का जो भेजा गया एक स्पेस स्टेशन है, और ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। याद रखना, इस दुनिया की जो सबसे महंगी चीज़ है ना वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इस पर ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बस खर्चा ख़त्म, इस पर पैसे लगे जा रहे हैं। तो अमेरिका ऐसे ही नंबर 1 नहीं है इस दुनिया में, उसने बहुत सारा काम किया है। अच्छा, तो वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से इतना दूर है, उसको हम जो है ना रेडियस लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस लिख लेना बल्कि 400 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से इतना दूर है। ये 100 है, अगर इसको ऐसे करोगे ना तो ये 1000 हो जाएगा मीटर, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ के सरफेस से उन्होंने कहा है दूर है, इधर देखो ज़रा कॉन्सेप्ट समझो। वो कह रहे हैं अर्थ के सरफेस से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना दूर है, कितना, 400 किलोमीटर। तो क्या आप ऐसे करते हो कैलकुलेशन? नहीं, आप यहाँ से लेते हो, यहाँ से। तो ये वाला डिस्टेंस भी आपने ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस ये बनेगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है आपके पास, तो ये रेडियस हो जाएगा फिर आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाएगा r। अगर ये s है और ये r e है यानी अर्थ का रेडियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जस्ट r हो जाएगा। तो ये होता है 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 400 मल्टीप्लाई 00। बस ये समझाना था, बाकी तो आसान था। तो अगर इनको आपस में सॉल्व करोगे, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो मसला हो जाएगा,
क्योंकि देखो ना मैंने सिंपल यूँ इस तरह से बनाया तो ये ऐड होंगे ना। तो 6 7 8 0 0 0 0 मीटर, ये लो। अब ज़रा वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, वेलोसिटी मांग रहे हैं आपसे। आगे कह भी रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड स्टेशन, व्हाट इज़ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी मांग रहे हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, हम पढ़ चुके हैं इसे पीछे। तो GMR सब कांस्टेंट है इसमें, सिर्फ R था वो आपको मिला हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻23। मास ऑफ अर्थ, सॉरी 23 बोल रहा हूँ, ये तो हो जाएगा, -11 होता है। और मास ऑफ अर्थ क्या होता है 6 × 10⁻24, चाहो तो 5.98 भी लिख सकते हो। और बाकी जो आप निकल के लाओ 6 7 8 0 0 0 0 4 टाइम 0 या 3 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या कैलकुलेट होकर आएगा 7672 मीटर पर सेकेंड। ऑर्बिट में जो वो घूम रहा है वो इतनी स्पीड से घूम रहा है, और कितनी ज़्यादा स्पीड है देखो, ये स्पीड इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा है। चलो एक बार इसे ना वेरीफाई करा लूँ कि मैंने सही करा है या गलत किया है। तो 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24 6 7 8 0 0 0 0, हाँ सही आ रहा है। तो आई होप यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ गई हो। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बस एक मैंने इसलिए छुड़वाया क्योंकि वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले हैं ना, इसका टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर रहा था, इंटीग्रेशन वगैरह भी आ गई थी दरी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।